हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारी विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान के तहत हमारी इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी आदि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की जो क्लासेस हैं वो चल रही है, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाले परीक्षा के लिए रिवीजन भी हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर भी हो जाए। तो उसी कड़ी में आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके बिल्कुल परीक्षा यानी कि बोर्ड पैटर्न पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 तथा 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 शेष बचे होगी। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 245 तथा 1029 को भाग देने पर कितना शेषफल बचे? 5 शेषफल बचे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 245 में से 5 कम कर देंगे, कितना हो गया? 240। इसी तरह 1029 में से हमने 5 कम कर दिया, कितना बचा आपका? 1024। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। देखो कैसे लेंगे? 240 और आपका 1024, इन दोनों का ले लेंगे क्या ले लेंगे? एचसीएफ। ठीक है, बड़ी से बड़ी पूछा है तो हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पर देखो किसका भाग दे देंगे? 4 का दे देते हैं, 6 और 0। यहाँ पर दे देते हैं 2 बार, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 और 2 22, 4 पंजे 20, पीछे बचा 2 और 4 24, है ना? 4 चिंग 24, 256। यहाँ पे भाग देते थे फिर से 4 का, कितनी बार? 15 बार। और यहाँ पे 4 चिंग 24 और पीछे बचा आपका 1 और 6 16, यानी 416। अब देखो दोनों के अंदर समान संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी वो संख्या कौन सी होगी? 4 गुणा 4 यानी कि आपकी 16 होगी। कौन सी संख्या होगी? 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो द है वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि देखो आगे दोनों के अंदर समान संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, 4 और 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 144 और 172 का महत्तम समापर्त्य यानी एचसीएफ कितना है? 144 और 172 का। तो देखो 144 और 172 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 144 और 172 दोनों के अंदर एक साथ भाग देते चलो। सबसे पहले 2 का दे दिया, यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर दे दिया 8 बार 16, पीछे बचा 1 और 2 यानी कि 12। ठीक है, अब दे देते हैं 2 का फिर से, यहाँ पर हो गया 36, यहाँ पे हो गया आपका 43। अब देखो 43 के अंदर और 36 के अंदर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका समान संख्या का भाग जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 144 और 172 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा? आपका 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है कि कुल कितने गुणनखंड संभव है। तो जैसे मैंने कहा अभाज्य संख्या आपका कहा जैसे 2, 3, 5, 7, फिर आपका 11, 13, तो 2 के कितने टुकड़े होंगे? है ना, इसके 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 गुणा 2 या फिर 2 गुणा 1। इसी तरह 3 का क्या हो सकता है? 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1। इसी तरह 5 का क्या हो सकता है? 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1। तो कोई भी जो अभाज्य संख्या है, आपका जो प्राइम नंबर है, उसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो सकते हैं? केवल और केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 12, 21, 15 का मसप और लसप कितना है? 12, 21 और 15 का। तो देखें निकाल देते हैं, 12, 21 और 15 दोनों साथ में निकाल देते हैं। सबसे पहले भाग दिया 3 का, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का तो भाग वापस जाएगा नहीं, यानी इसका मसप तो कितना आ गया? 3। एचसीएफ कितना आ गया? 3, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? वो कॉमन फैक्टर होता है जिसका सबके अंदर भाग जाता है। तो यहाँ पर 3 का केवल भाग जा रहा है, तो मसप तो आ गया 3। अब बात करें लसप की, देखो तीनों संख्या अलग अलग है, 4, 7 और 5। तो 3 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 5, तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 का 7 से करेंगे
6 7 42 420, यानी कि 3 और 420 आपका सही जवाब है। इनका एचसीएफ कितना है, मसपा है आपका 3 और आपका एलसीएम कितना है, वो है 420। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या अंडरवुड 2 है एक, तो अंडरवुड 2 क्या है, अंडरवुड 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 1.41 ऐसे चलता ही रहता है आगे, कभी भी समाप्त नहीं होता। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, वो होता है अशांत अनावर्ती। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। एक तो अशांत है, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और कैसा है, अनावर्ती, यानी कि बार बार अलग अलग संख्याओं की आवर्ती हो रही है। अतः ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो तो x का मान कितना होगा, हमें इसका मान निकालना है x का। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 3x प्लस का 2x, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा, सॉरी माइनस का 5x लाना है तो दोनों माइनस में करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना लाना है, गुणा करने पर 4 लाना है, और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, आपका 5x लाना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो x की जो भी वैल्यू प्राप्त होगी हमें, वो क्या संख्या होगी, वो आपकी होगी एक पूर्णांक संख्या। क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी बता देता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4, देखो यहां से x कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 प्लस यहां पर क्या कॉमन लोगे, माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1, x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x माइनस 1। तो यहां से देखो x बराबर क्या होगा, एक प्लस का 4 आएगा और एक x बराबर प्लस का 1 आएगा। तो यानी कि दोनों संख्या कैसी है, पूर्णांक संख्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या आपकी शुरू होती है 0 से लेके अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं, तो पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा संख्या रेखा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड संभव है। अभी मैंने बताया था 2 संभव है, जैसे कि 7, तो 7 का या तो 1 गुणा 7 लिख सकते हो या 7 गुणा 1 लिख सकते हो, तो इसके 2 ही गुणनखंड संभव है। आगे बढ़ते हैं, दोनों संख्याओं का मसा 27 है और लसा 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है कि a गुणा b, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर होता है LCM गुणा SCF। ये सूत्र आपने पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसपा गुणा मसपा। तो जो दिया रखा है वो हम रख लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी है, 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, b रख दिया, लसपा कितना है 162 है, मसपा कितना है आपका 27 है। देखो 27 से 54 कट गया 2 बार, और b का मान कितना हो गया, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 162/2, ये हो गया 81। ऑप्शन नंबर स आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 225 को कैसे कर सकते हैं, देखो 225 का आपको टुकड़े करने हैं, टुकड़े करते चलो। 5 का दे दिया, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चौक 20, पीछे बचा 2, 2 और 5, 5 पंजे 25, 5 बार। 9, 3 का 3 बार, 3 और 1 बार, यानी 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, 140 के टुकड़े करने हैं। चलिए 140 के हम टुकड़े कर लेते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, है ना, और यहां पर हम टुकड़े करते हैं आपके 140 के। सबसे पहले भाग दिया हमने 7 का, दे देते हैं 7 दूनी 14 और 0, किसका देते हैं 5 का, 5 चौक 20, इसका दे देते हैं 2 का, 2, 2 और 1। तो 140 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करके बताते हैं कि 3 प्लस 2 अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे हैं। तो वही आप जो प्रश्न जिस तरीके से सॉल्व करते हैं
सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं इसको, एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल संख्या मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या माना कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर a/b, क्योंकि a/b किसका रूप होता है, परिमेय संख्या का, जहां पर जो b है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो आपके a और b है वो क्या है, वो आपके पूर्णांक है, जहां a और b क्या है, a और b आपके पूर्णांक है। ठीक है, और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इन दोनों के अंदर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर में रख दिया a/b। ठीक है, अब यहां से हमने √5 की वैल्यू निकाली, तो a/b, ये प्लस का 3 था, उधर गया तो माइनस का 3। ठीक है, और ये दो इधर 5 के साथ √5 के साथ गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि √5 की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपका a और b है वो तो पूर्णांक है ना, a और b तो क्या है, पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि आपका a और b क्या है, a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसीलिए 1/2 a/b माइनस आपका 3, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा विरोधाभास होने की वजह से, ठीक है, हमारे विरोधाभास होने की वजह से 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। या आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि जब परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ की जाती है, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो हमेशा जो योग प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस तरह ये था आपका प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमें सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए। 13/3125 इसके टुकड़े करने हैं, तो 13 के तो कोई टुकड़े होते नहीं है, 3125 के टुकड़े करने हैं। तो 3125 होता है आपकी 5 की घात 5, तो 5 × 5 × 5 ये लिख दिया, यानी कि इसके टुकड़े क्या बन गए, 13/5 की घात 5। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 0 भी गुणा में लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस संख्या को हर को हम 2 और 5 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो संख्या कैसी होती है, वो संख्या होती है शांत दशमलव प्रसार वाली। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया गया है,
n के रूप में हर का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है या प्रसार वाली संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जिस भी परिमेय संख्या के हर को हम अगर 2 और 5 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/8। तो इसको भी ऐसे कैसे भाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 17 को तो 17 ही लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ 17/2 की घात 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो हम कहेंगे कि हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 3 के साथ अगर मैं 5 की घात 0 जोड़ दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अतः यह भी क्या है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या ज्ञात करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, तो यहां पर लिख लेंगे सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है, देखो आपकी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो क्या कहती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही बात यहां पर है। तो यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है 225, तो ये हो जाएगा आपका भाज्य। बी भाजक कौन है 135, कितनी बार भाग जाएगा, भागफल एक बार, पहली बार शेषफल कितना बचेगा 90। इधर आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, 225 के अंदर आपको भाग देना है 135 का, कितनी बार जाएगा एक बार 135, कितना बचेगा 90। ठीक है, अब 90 का भाग देना है 135 में, कितनी बार जाएगा एक बार, कितना बचेगा 45, 45 का भाग देना है 90 में, कितनी बार जाएगा दो बार, 90 90 0। बस ऐसे ही लिखना है इसको, अब यहाँ पे लिख लेना है। अब हमने क्या करेंगे, अब 135 हमारा भाज्य बन गया और भाज्य कितना बन गया 90, कितनी बार एक बार, कितना बचा 45, फिर आपका भाज्य क्या बन गया 90, कितना भाग दिया 45 का, कितनी बार दो बार, शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, अब जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं और जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम कहेंगे कि अतः r बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, r बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः b बराबर 45। ठीक है, b बराबर 45, ये क्या है आपका अंतिम भाजक, और अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है आपका एचसीएफ मसफा कहलाता है। अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो सकता है, जहां पर q क्या है, जहां पर q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, तो देखें हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि जो a है वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि देखो 6 का भाग दे रहे हैं तो जो आपका r का मान है वो क्या हो सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 4 या 5, ये r का मान हो सकता है। ठीक है, तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर क्या है 6 है, मतलब भाजक आपका 6 होगा, जहां b बराबर क्या होगा, जहां b बराबर 6 होगा। ठीक है, अतः शेषफल
जो है आपका आर, आर क्रमश, आर क्रमश क्या हो सकता है, आर हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, जहां हम लिख लेंगे कि जो r का मान है वो 0 के बराबर है, उससे बड़ा होगा, और b के मान, b का मान मतलब है 6 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 0 से बराबर या बड़ा होगा और 6 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब बात करें a की, तो देखो यहाँ पर 1, 3, 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ a एक विषम संख्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, इसीलिए शेषफल भी कैसा प्राप्त होगा, इसीलिए आपका शेषफल भी विषम होगा, इसीलिए शेषफल भी कैसा प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। अब हमने कैसे पता लगाया कि a विषम है, क्योंकि देखो यहाँ पर शेषफल 1, 3 और 5 रह रहा है ना, यानी कि सामने वाली संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब वो संख्या विषम संख्या है ना, अतः आपका शेषफल कैसा होगा, अतः शेषफल 1 या 3 या क्या होगा, या 5 होगा, ठीक है। अतः हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, अतः आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या प्रश्न में दिया हुआ है कि जो आपकी कोई भी जो संख्या है वो कैसी है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, कैसी है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पाते हैं कि a बराबर 6q + 1, 6q + 3 या 6q प्लस क्या होगा, आपका 5 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमें सिद्ध करके बताना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम 6 का भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल है वो क्या होगा, 1, 3 या 5 होगा। जैसे कोई भी संख्या मैं आपको अगर लेके उदाहरण के जरिए भी बताऊं, अगर जैसे मैंने संख्या ले ली, आपके कोई भी विषम संख्या लेनी है, जैसे मैंने ले लिया 11, क्या ले लिया 11, 11 के अंदर मैंने 6 का भाग दिया, तो 11 के अंदर मैं 6 का भाग दूंगा, ठीक है, तो आपका जो शेषफल है वो कितना बचेगा, तो आपका शेषफल बच जाएगा 5। मैंने संख्या ले ली जैसे 9, 9 के अंदर 6 का भाग दूंगा, कितना शेषफल बच जाएगा 3। मैंने संख्या ले ली 7, शेषफल कितना बचेगा 1। तो जब भी कोई संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होगी, धनात्मक होगी और विषम होगी, है ना, तो वहां पर शेषफल 6 के केस में 1 बचेगा, 3 बचेगा या 5 बचेगा। और यदि यहाँ पर यह लिखा होता कि धनात्मक सम पूर्णांक है, तो फिर शेषफल क्या बचता, तो फिर शेषफल या तो 0 बचता, या फिर 2 बचता, या फिर 4 बचता। जैसे मैंने कहा 8 होती, यदि धनात्मक सम पूर्णांक होती, तो इसमें अगर मैं 6 का भाग देता तो शेषफल कितना बचता, 2 बचता। इसी तरह मैंने कहा 10 के अंदर मैं 6 का भाग देता तो शेषफल कितना बचता, 4। लेकिन ये कब, जब प्रश्न में यहाँ पर दिया होता धनात्मक सम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो विषम है और धनात्मक है। तो ऐसे केस में उस संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल हमेशा 1, 3 और 5 ही बचेगा, ये हमें सिद्ध करके बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी परेड बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। टोटल लड़के कितने हैं, 616 आपके सदस्य हैं, ठीक है। ग्रुप कितना बनाना है, 32 का। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कॉलम भी 26 होने चाहिए और रोज भी 26 कितने होने चाहिए, 32, सॉरी, कॉलम भी 32 और रोज भी आपके 32। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ किसका लेना है, 616 और 32 का। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम ए को मान लेते हैं 616 बड़ी संख्या और बी को मान लेते हैं 32।
यानी आपका ए क्या हो गया, ए हो गया आपका भाज्य और बी आपका क्या हो गया, भाजक। ठीक है, फिर हम वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इधर यहाँ पे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहां पर हम कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। तो 616 के अंदर हमें 32 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, पहली बार जाएगा 19 बार और शेषफल कितना बचेगा, 8। 616 के अंदर 32 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। ठीक है, और शेषफल आपका कितना बचेगा, 8। अब हमें क्या करना है, देखो 32 को आप 19 से गुणा करोगे तो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। 32 गुणा 19 करोगे तो ये आएगा आपके पास 608। कितना आएगा, 608। पीछे बचा आपका 8। अब 8 का भाग देंगे 32 के अंदर, कितनी बार, 4 बार, 0 पूरा हो जाएगा। अब हम कहेंगे 32 के अंदर 8 का भाग दिया 4 बार, पीछे बचा 0, शेषफल 0 आ गया। तो b बराबर 8 पर, ठीक है, r का मान कितना है, 0 है। अतः आपका जो अंतिम भाजक है 8, अंतिम भाजक 8, यही क्या होगा, यही आपका HCF होगा, यही आपका HCF होगा। ठीक है, तो HCF बराबर यहां पर कितना हो गया, HCF बराबर हो गया आपका 8। अब इसलिए हम कहेंगे कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी, वो आपके 8 होगी। इसलिए स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो जो 32 सदस्यों वाली टुकड़ी थी उसके अंदर जो अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपके, वो आपकी, मैं एक बार बता देता हूं यहां पर कि यह आपकी 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी थी। ठीक है, जिसको 616 सदस्यों वाली जो सेना की टुकड़ी है उसके पीछे मार्च करना था। तो इसमें जो अधिकतम स्तंभ होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, 8। और प्रत्येक स्तंभ के अंदर जो सदस्य हैं वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 32। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आपका जवाब हो गया। तो इस तरह हमने आपके चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे वो सब अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।